आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो आपके पेपर वन का जो है सेकेंड यूनिट से मैं शुरू कर रहा हूँ सोशल प्लानिंग का। तो दो किताबें मुख्य रूप से हैं। एक तो सोशल प्लानिंग की किताब है, सोशल प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स है। वो शर्मा एंड शास्त्री की किताब है। इट्स वेरी ओल्ड बुक, अनपब्लिश्ड इस किताब है। लाइब्रेरी में हो सकती है, टैगोर में हो या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में हो, एक या दो ही कॉपीज की। इसके अलावा जो है प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह साहब, पी डी मिश्रा साहब, वीरेंद्र सिंह साहब की एक हिंदी में किताब है, सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास। तो इसको थोड़ा सा, मगर जो करिकुलम है आप अपना देखेंगे तो करिकुलम में बहुत सारी चीजें ऐसी जो कवर नहीं कर रही है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ओल्ड एडिशन की किताबें हैं या पुरानी चीजों को ध्यान में रख करके लिखी गई थी, तो इसलिए कुछ कवर नहीं करी। आज हम लोग केवल सामाजिक नियोजन के बारे में बात करेंगे। और जो मैंने अपना जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर को चार मुख्य रूप से कह लीजिए कि 5 चीजों में हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। एक तो बेसिकली कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द सोशल प्लानिंग, एक इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो रहेगा इसी का कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन पार्ट है, उस पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल प्लानिंग की हो सकती है। तीसरा जो इसका पार्ट है उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या उसके उद्देश्य हैं, और उस उद्देश्य को जो समझेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक नियोजन अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। और चौथा जो इसका पार्ट है उसमें हमने जो बात रखी वो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल प्लानिंग की बात रखी, सामाजिक नियोजन के क्या सिद्धांत है। और पांचवा जो इसका पार्ट है, उस पांचवें पार्ट के अंतर्गत रखा है कि व्हाई द नीड ऑफ द सोशल प्लानिंग फॉर द कम्युनिटी बेनिफिट की बात कर ली है, कह सकते हैं फॉर द कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कम्युनिटी कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ द कम्युनिटी मेंबर्स की हम लोग बात कर सकते हैं। ये 5 मुख्य कह सकते हैं कि विषय हैं जो सामाजिक नियोजन से संबंधित, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहली जो चीज है उसमें हम लोग सोशल प्लानिंग को, जैसे कल मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि प्लानिंग और सोशल शब्द को जोड़ा था मैंने। तो प्लानिंग को आज भी बता देते हैं कि प्लानिंग बेसिकली क्या है। नियोजन को अगर केवल एक शब्द बात की जाए तो प्लानिंग को कहा जाता है कि प्लानिंग इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द प्लानिंग। इसका मतलब है कि पूर्व में जो निर्धारित हमारे लक्ष्य हैं या जो उद्देश्यों को निर्धारित किया है उसको पूरा करना। वो पूरा कैसे होगा, वो भविष्य में होता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो एक ये चीज हमारी नियोजन की हो गई। और जो सोशल शब्द का मैंने आपको इस्तेमाल किया था, तो सोशल शब्द बेसिकली सोसाइटल कंटेक्स्ट में या सोशल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में, या कह सकते हैं कि सोशल सिस्टम के कंटेक्स्ट में, तो जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझाने की कोशिश करे या सामाजिक परिवेश को बताने की कोशिश करे, कह सकते हैं जो सोशल सिनारी है उसके कंटेक्स्ट में अगर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे तो उसको हम लोग समाज या कह सकते हैं सामाजिक शब्द से समझ सकते हैं। तो जब कभी इन दो शब्दों का मिलन अगर कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, सोशल प्लानिंग कर दिया जाए सोशल प्लस प्लानिंग के अंतर्गत, तो ये हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए या सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कोई नियोजन अगर हम करें जो भविष्य में होने वाला है, या भविष्य के गर्त में जो चीजें हैं उसको लेकर के आने हैं, और आज की वर्तमान स्थिति को जो है पूरा करना चाहते हैं, लोगों के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसको एक समान अर्थ में हम लोग सामाजिक नियोजन कह सकते हैं। तो इसलिए अगर एक लाइन में बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ द सोशल प्लानिंग, सामाजिक नियोजन के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही सामाजिक नियोजन कह सकते हैं। तो जो अब इसको करने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, इसको करेंगे प्रोसेस वगैरह में हम लोग बात लेटर ऑन बात करेंगे कि सामाजिक नियोजन की क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो अगर इसकी मीनिंग्स पे चले तो बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, नेट वगैरह पे भी अगर आप देखेंगे तो लिटरेचर आपको बहुत कम मिलेगा। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक नियोजन शब्द का बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में अगर बात करें, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में, जो देश हमारे यहाँ पाश्चात्य देश हैं, पश्चिमी देश है, पश्चिमी देशों में बेसिकली सामाजिक नियोजन शब्द की जो उत्पत्ति होती है या कह सकते हैं उसका जो प्रयोग किया जाता है वो अर्बन सेटिंग्स के लिए किया जाता है, जो मतलब नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। मगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सामाजिक नियोजन का जो कह सकते हैं कि हम लोग इसका उपयोग या कह सकते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन, दोनों क्षेत्रों में इसमें हम लोग करते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से जो उद्देश्यों की पूर्ति है या सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति है, तो सामाजिक उद्देश्य चाहे वो रूरल पीपुल हो चाहे वो अर्बन पीपुल हो, सबके किए जा सकते हैं। तो इसलिए इंडियन सिनारियो में हम लोग सामाजिक नियोजन का प्रयोग जो होता है रूरल एज वेल एज द अर्बन सेटिंग दोनों के लिए करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां अर्बन सेटिंग्स के लिए पर्टिकुलरली होता है, और एक चीज ये भी बता दो कि अर्बन सेटिंग में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां 2-3 चीजें फोकस की जाती है। एक तो जैसे हेल्थ सेटिंग्स के लिए फोकस करते हैं, दूसरा सोशल सिक्योरिटी के लिए वो सोशल प्लानिंग की बात करते हैं। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन हो सकता है, चौथी चीज अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो जो मेजर इश्यूज हैं कह सकते हैं अर्बन एरियाज के, उसमें वहां पे सोशल प्लानिंग की बात की जाती है।
ज्यादातर ये टर्म का यूज बेसिकली पहली बार जो लिटरेचर अवेलेबल है, सो कनाडा में देखने को मिलता है कि वहाँ सोशल प्लानिंग के शब्द की का प्रयोग किया गया है। अब इसको अगर हम लोग इंडियन सिनारियो में अगर हम लोग बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि सामाजिक नियोजन क्या हो सकता है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो कस्बा हो या कह सकते हैं नगरीय क्षेत्र हो, वहां पर हम लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सामाजिक नियोजन का उपयोग कैसे किया जाता है। एक साधारण सी एक लाइन है, क्योंकि सोशल प्लानिंग जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है वो कहीं ना कहीं पीपल ओरिएंटेड होता है या लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब कि ऐसा नियोजन हम जो करने जा रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए करने जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सोशल प्लानिंग इज टॉक अबाउट द प्लानिंग फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए जो भी किए जाने वाला नियोजन है उसको हम सामाजिक नियोजन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि इट इज कह सकते हैं कि प्लानिंग फॉर द पीपल। तो प्लानिंग फॉर द पीपल मीन्स कि लोगों के हित के लिए। अब लोगों का हित कैसे पूरा होगा, वो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के थ्रू हो सकता है, या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के थ्रू हो सकता है, या सामाजिक समस्याओं का समाधान करने से हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग बात करते हैं। तो अगर खास चीज और अगर हम लोग बात करें इसमें, तो एक चीज ये भी कही जा सकती है कि सामाजिक नियोजन जो है मुख्य रूप से इसको एक तरीके से ये भी कहते हैं कि सोशल प्लानिंग इज अ प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस भी एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की जाएगी और कहीं ना कहीं इसका एक एंड फेज होगा। तो और इस बिगिनिंग टू एंड फेज में वी फॉलो दी सम स्टेप्स, कुछ ना कुछ हमको चरणों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उन चरणों के द्वारा हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो सोशल प्लानिंग को प्रोसेस भी कहा जाता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर देखेंगे, या कह सकते हैं अगर ये कह सकते हैं नेशन कंटेक्स्ट में देखें, या स्टेट कंटेक्स्ट में देखें, या डिस्ट्रिक्ट लेवल कंटेक्स्ट में अगर देखें, तो कहीं ना कहीं नियोजन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बस ये हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, कुछ हो सकता ये हो सकता है कि प्लानिंग अचीव करने के बाद में कुछ ये भी प्लानिंग हो सकती है कि इवेल्युएटिव प्लानिंग हो सकती है कि लगातार हम किसी ना किसी प्रोजेक्ट को, किसी ना किसी प्रोग्राम को हम लोग इवेल्युएट करते रहे। तो एक ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लिटरेचर में अवेलेबल है। ज्यादातर अगर हम बात करें एज ए प्रोसेस के रूप में हम कह सकते हैं, तो बेसिकली दैट इज अ प्लानिंग फॉर द पीपल। इट मींस दैट कि द सोशल प्लानिंग दैट हेल्प्स द कम्युनिटीज आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोशल प्लानिंग हेल्प द कम्युनिटीज आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ एंड डिटरमाइन वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कम्युनिटी। तो अगर इस परिभाषा को हम लोग ध्यान में रखें तो इसके तीन देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे निकल करके आते हैं, या कह सकते हैं कि तीन बेसिक फीचर्स हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि सामाजिक नियोजन एक प्रक्रिया है। दूसरी बात कही जा रही है कि ये हेल्प दी कम्युनिटीज, मतलब ये लोगों की सहायता करती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये नियोजन जो है लोगों के लिए किया जाने वाला नियोजन है। तीसरी चीज बात की जा रही है टू आइडेंटिफाई दी नीड स्ट्रेंथ एंड दी वीकनेस। इसका मतलब जिस समुदाय के लिए, जिस समाज के लिए हम नियोजन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उनको समझना, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। बिकॉज द सोशल प्लानिंग इट इज जस्ट लाइक द प्लानिंग फॉर द लोकल प्लानिंग। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो लोकल प्लानिंग भी कहा जा सकता है। तो इसलिए जरूरी रहता है कि उस समुदाय में जहां नियोजन करने जा रहे हैं तो वहां पर हम इसको उनकी कह सकते हैं कमजोरियों की, और उनके कह सकते हैं कि जो सकारात्मक पहलू हैं उनको समझते हैं। एंड देन डिटरमाइन द वेज। डिटरमाइन द वेज का मतलब हमको ऐसे मार्ग का निर्माण करना है या एक ऐसे रास्तों का चयन करना है जिसके आधार पर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कम्युनिटी, कि जिस समुदाय के लिए हम काम कर रहे हैं उस समुदाय के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। तो देयर आर 4 बेसिक पैरामीटर। एक प्रोसेस, सेकंड बात हम कर रहे हैं कि टू हेल्प द कम्युनिटी मेंबर्स, थर्ड हम बात कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, चौथी अगर हम लोग बात करें तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और टू इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ विद द हेल्प ऑफ द सब डिटरमाइनिंग द वे, एक ऐसा कोई रास्ता होगा जिस रास्ते के आधार पर हमको काम करना पड़ेगा। तो रास्ता का मतलब क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस, उस प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा तभी डिटरमाइंड गोल को पूरा कर सकते हैं। तो एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। इसके अलावा अगर एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो ये भी कहा जाता है कि सोशल प्लानिंग प्लेज अ पाइवोटल रोल इन क्रिएटिंग लाइवेबल कम्युनिटीज, वाइब्रेंट इकोनॉमीज, सस्टेनेबल प्लेसेस, डाइवर्स कल्चर एक्सप्रेशन एंड सोशल कोहेजन। इसका मतलब क्या है कि जो सामाजिक नियोजन है मुख्य रूप से क्या काम कर रहे हैं कि पाइवोटल रोल, मतलब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में संपूर्णता की स्थिति के अंदर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, और क्रिएटिंग द लाइवेबल कम्युनिटीज, मतलब जो समुदाय है उस समुदाय में जीवंतता को बनाए रखती है। क्यों? इसलिए कि जो उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी तो जीवंतता बनी रहेगी,
और इसकी जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में लगातार वाइब्रेशन बना रहना चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी में प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। और सस्टेनेबल प्लेसेस, ऐसी चीजें हमको करनी चाहिए, ऐसे स्थान पे करना चाहिए जिसमें स्थायित्व की संभावना बनी रहे, जहाँ हमेशा स्थायित्व रहे। और इसके साथ साथ डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशन एंड द सोशल कोहेजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्स कल्चर एंड द सोशल कोहेजन। अगर आपको याद है कि जब मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई थी सोशल वर्क की 2014 की, IFSW और ISW की, तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की गई थी कि डाइवर्सिटी की बात की गई थी, और तीसरी बात की गई थी जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि लिबरेशन ऑफ द पीपल, एम्पावरमेंट और सोशल डेवलपमेंट, उसमें एक शब्द आता है सोशल कोहेजन। तो सोशल कोहेजन के साथ साथ जो डिफरेंट कल्चर है, जो डाइवर्सिटीज है, उसको भी ध्यान में रखना, बिकॉज क्योंकि जो एक समुदाय है, उस समुदाय के अपने विश्वास होते हैं, अपने उनके प्रतिमान होते हैं, उनके अपने मूल्य होते हैं, उनकी अपनी संस्कृति होती है, वहाँ के स्थानीय संसाधन होते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमको सारी की सारी बातें करनी पड़ती है। तो इसलिए कम्युनिटी को जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम सामाजिक नियोजन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन की तरफ चले या इसका और एक्सटेंशन करें इस परिभाषा को, तो ये भी कहा जा सकता है कि सोशल प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्लानिंग फॉर द नीड्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटीज। मीन्स कि जो लोग हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गोल बनाया, गोल बनाने के बाद में हमको सीधे इम्प्लीमेंट कर दिया, इसलिए नहीं हो सकता। सोल्यूशन कैसे हो सकता है कि लोगों की एक तरफ हम क्या काम करेंगे, लोगों की आवश्यकताओं को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, क्या इच्छाएं हैं, देन वी विल प्लान समथिंग, तब उनके लिए कुछ ना कुछ हम नियोजन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लानिंग, और खास बात कह सकते हैं कि जो एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स की बात अगर हम करें, या कह सकते हैं कि जो नीड्स है लोगों की, कम्युनिटी मेंबर्स की, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हम बात करें। और थ्रू दी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड एक्शन, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमको एक सही तरीके का एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान होना चाहिए, तभी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड विद द अर्बन, रीजनल एंड अदर प्लानिंग एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी प्लानिंग की जाती है तो बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी में ओवरलैपिंग ना होने पाए किसी चीज को काम करने के लिए। और चाहे वो हम कह सकते हैं कि रीजनल क्षेत्र पे बात कर रहे हैं, या स्मॉल लेवल की बात कर रहे हैं, या वाइड कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियोजन करते समय है कि ओवरलैपिंग को अवॉइड करते समय जरूरी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी प्लानिंग एक्टिविटी की जाए वो सही होनी चाहिए और फ्रूटफुल होनी चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी, इसीलिए हम लोग क्या खास बात करते हैं, एंड टू इम्प्लीमेंट दी सम स्ट्रेटेजीज और एक्शन प्लान, कह सकते हैं कि थ्रू दी कह सकते हैं कि सोशल प्लानिंग प्रोसेस एंड अचीव द गोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कह सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विद सम बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको हम लोग हमेशा कई चीज पे लगाते हैं, जो होता है बेसिक प्रिंसिपल। सोशल जस्टिस की बात कर लीजिए, इक्विटी की बात कर लीजिए, इक्वलिटी की बात कर लीजिए, एक्सेस की बात कर लीजिए, राइट्स की बात कर लीजिए, सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर हम सामाजिक नियोजन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरीके से जहां पे हम लोगों ने इसको बात की थी कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और डिटरमाइनिंग द वेज एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, एंड द सेकंड पार्ट में अगर हम इसको बात कर सकते हैं तो जो पाइवेटल कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो खास चीज है कि इसको साथ साथ इसके अंदर हमको क्या काम करना है, लोगों की नीड्स को समझना है, लोगों के एस्पिरेशंस को समझना है, और एस्पिरेशंस के साथ साथ ये भी हमको ध्यान में रखना है कि कोई ना कोई एक्शन प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमको क्या काम करना चाहिए कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी अगर कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर तीसरी परिभाषा लें, ये बहुत ज्यादा जो परिभाषा आपको जो कोट कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा कहीं किताबों में कहीं दे नहीं रखी है, जितना भी लिटरेचर मैंने पढ़ा उसे कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी एक परिभाषा इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द बेसिक पर्पस ऑफ द सोशल प्लानिंग अगर हम बात करें तो द सोशल प्लानिंग एम्स टू इंक्रीज द कम्युनिटी वेलबींग, मतलब लोगों को बेहतर बनाना, यही मुख्य उद्देश्य। बनाएगा कैसे, खास बात ये कह सकते हैं, एंड द फोकस ऑन एड्रेसिंग द नीड्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द कम्युनिटी इन ए फेयर, एफिशिएंट एंड इक्विटेबल मैनर। देखिए एक इस परिभाषा में अगर हम लोग देखें तो एक नई चीज निकल के आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को जीवन को बेहतर बनाना है, और लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों की आवश्यकताओं को समझें, जाने, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, और जब उनकी इच्छाओं को जानेंगे, समझेंगे, पूर्ति करेंगे, तो बहुत जरूरी है कि वो फेयर होना। फेयर का मतलब है with the help of the some basic principles like the equity and the equality, और एफिशिएंट का मतलब ये है कि हाँ कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ना ब्रेक होने पाए,
मतलब ये लगातार इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो पता है लोगों की डिमांड फुलफिल हो रही, फिर ब्रेक हो गया, फिर डिमांड फुलफिल हो रही, तो जो चेन है वो चेन नहीं टूटनी चाहिए। तो फेयर विद द फेयरनेस, विद द एफिशिएंटली एंड द इक्विटेबल मैनर, without the any discrimination. Equitable manner means without the any discrimination on the basis of the some race, caste, class, religion, languages and the other things. एक इस परिभाषा से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक तो एक आपको ये परिभाषा देखने को मिल सकती है जहाँ पे तीसरी परिभाषा की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एक जो मैं परिभाषा आपको बता रहा था, एक चौथी परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि कहा जाता है कि सोशल प्लानिंग इज अ प्रोसेस which is emphasis on the required changes in the social system and the subsystem of the social system and structure of the society. अब देखिए ये परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज अ वेरी वाइड कंटेक्स्ट। यहाँ पे एस्पिरेशन की बात नहीं की जा रही, नीड्स की बात नहीं की जा रही, इक्विटेबल मैनर्स की बात नहीं की जा रही, फेयरनेस की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच इज एम्फेसिस ऑन द रिक्वायर्ड चेंजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर इसको दूसरे कंटेक्स्ट अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम चले, तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल प्लानिंग प्रमोट सोशल चेंज। क्योंकि रिक्वायर्ड चेंजेस की बात करें तो रिक्वायर्ड चेंजेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सोशल चेंज कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। मगर बट इन दी लार्ज कंटेक्स्ट से कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सोशल चेंज हमेशा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो सोशल प्लानिंग की बात करें विच इज एम्फेसिस द रिक्वायर्ड चेंजेस इन सोशल सिस्टम, जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो उससे कहा जा रहा है एंड द सब सिस्टम ऑफ द सोशल सिस्टम, उस सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो उपव्यवस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि सोशलाइजेशन एजेंसीज की हम बात कर लें, या कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन में जैसे हम फैमिली की बात कर लें, या कह सकते हैं कि जो सोशल एजेंसीज हैं, जैसे मान लीजिए रिलीजन हमारा हो गया, या कह सकते हैं कि फैमिली हमारा हो गया, या कह सकते हैं स्कूल्स की हम बात कर लें, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात कर लें, ये डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, इट इज जस्ट लाइक द सिस्टम। और इस सिस्टम को अगर हम लोग बात करेंगे, उससे संबंधित जो भी सब सिस्टम होंगे उसके अंदर चेंजेस, एंड देन emphasis on the required changes in the structure of the society। इसका मतलब कि समाज की जो संरचना है, उस संरचना में परिवर्तन लेकर के आना है। और समाज की संरचना का परिवर्तन का मतलब क्या है कि चेंजेस फ्रॉम द ट्रेडिशन टू द मॉडर्न, कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन। ये डेवलपमेंट की जो मैंने आपको बात बताई थी, इसका मतलब क्या है कि समाज की संरचना में जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि जो सकारात्मक पहलू को दिखाए। तो ये एक तरीके से अगर हम इसको परिभाषाओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है। ये बेसिक कह सकते हैं कि डिफरेंस, और बहुत सारी डिफिनेशंस वगैरह हैं, इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। और आपसे मैं आपको इस चीज को मेल कर दूंगा, और इसका एक लिटरेचर डेवलप कर रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब इसके जो सेकेंड एक्सटेंशन पार्ट है, उस सेकेंड एक्सटेंशन पार्ट पर अगर हम लोग चले तो कहा जा सकता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर बात करें इसकी, तो खास ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ने, जैसे मैं पहले भी आपको मैंने पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाता था डेफिनेशंस वगैरह, तो मैं आपसे कहा करता था कि आप की डेफिनेशंस को ब्रेक कर दीजिए तो यू विल फाउंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेफिनेशन। इट मीन दैट कि आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द सम डेफिनेशन यू विल get the some specific characteristics of the particular topic or particular the subject। ठीक इसी तरीके से जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती है। कुछ चीजों को मैंने इसमें आपको समझा देता हूँ। जैसे सोशल प्लानिंग को कहा जाता है इट इज अ प्रोसेस, इट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक यही कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं आइडेंटिफाई द नीड्स एंड एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स की बात कर सकते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कह सकते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात कर सकते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि डिटरमाइनिंग द वेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये हम बात कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे पैरामीटर, या कह सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द सोसाइटी और द सब सिस्टम और द सोशल सिस्टम, या टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे, क्योंकि इट इज अ प्लानिंग फॉर द पीपल, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल प्लानिंग, या कह सकते हैं कि आप इसको देखेंगे तो ये कहा जाता है कि सोशल प्लानिंग नोन एज ए प्लानिंग फॉर पीपल, दिस आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे इट इज अ प्रोसेस, हम लोग कह सकते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि लगातार चलती रहती है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सोशल प्लानिंग एक्सप्लोर द नीड्स, या दूसरे शब्द की हम लोग बात करें थे आइडेंटिफाई द नीड्स, तो यहाँ पे एक्सप्लोर द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द गिवन प्रायोरिटी अकॉर्डिंगली, कह सकते हैं एस्पिरेशन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स
तो एक कैरेक्टरिस्टिक आपकी इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम आवश्यकताओं को समझ रहे हैं और उन आवश्यकताओं को प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देने के बाद देन फुलफिल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग, इसको इस तरीके से कह सकते हैं। या अगर एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि सोशल प्लानिंग टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू अचीव द गोल्स ऑफ द प्लानिंग, है ना, टू देमसेल्व्स, कि अपने द्वारा ही जो हम उद्देश्यों को निर्धारित कर रहे हैं उन उद्देश्यों को हम पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा अवसर जो है लोगों को प्रदान करता है सामाजिक नियोजन। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सोशल प्लानिंग प्रमोट द सोशल चेंज, है ना, इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन। तो सामाजिक परिवर्तन तब हो सकता है जब जन सहभागिता होगी, और जन सहभागिता कैसे हो सकती है, उसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पीपल पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है कि जब लोगों का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जाए। इस चीज को मैं लेटर ऑन अभी प्रिंसिपल्स में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो ये देयर इज सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कम से कम मुझे लगता है कि 10 या 11 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल प्लानिंग है, आप डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव्स को भी डेवलप कर सकते हैं आसानी से। मैंने इस चीज को पहले ही बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ बहुत सारे निकल के, या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस इन द कम्युनिटी। एक तो यही कि हाउ टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस इन द कम्युनिटी, इक्विटेबल मैनर, या विद द इक्विटी एंड इक्वालिटी, फेयरनेस, राइट, एक्सेस, या पीपल्स पार्टिसिपेशन, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस। तो एक इस तरीके से हम जस्टिस के आधार पर हम सामाजिक न्याय की स्थापना करने का एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। दूसरा एक बहुत मेजर इशू इसका ये हो सकता है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ द कम्युनिटी मेंबर्स, और द इन द कम्युनिटी, कि समुदाय में जो रह रहे हैं उन लोगों की जीवन की गुणवत्ता में हमको सुधार करना है। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है। तीसरा ये हम लोग कह सकते हैं कि टू इम्प्रूव कह सकते हैं टू इंक्रीज द कम्युनिटी वेलबींग, जीवन को बेहतर बनाना, एक ये भी हमारा उद्देश्य हो सकता है सामाजिक नियोजन के द्वारा। या कह सकते हैं कि टू फुलफिल द बेसिक, कह सकते हैं कि नीड्स और द एस्पिरेशंस ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का हम काम कर सकते हैं। एक इसका एक ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स और द इन द कम्युनिटी, कि समुदाय में रहने वाले हैं, समुदाय के जो लोग हैं, उनके लोगों को क्या कह सकते हैं कि कमजोरियां हैं, क्या सकारात्मक हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि उद्देश्यों को हम लोग बना सकते हैं, समझा सकते हैं, जहां पर सामाजिक नियोजन को पा सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा जो कह सकते हैं कि मेन जो है प्रिंसिपल्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल प्लानिंग जो है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल, जैसे आपको मैंने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अगर हम फुलफिल करेंगे, या इसको अलग अलग भी हम कह सकते हैं। अगर एक इंडिकेटर रख के प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस रख सकते हैं। दूसरा हो सकता है हम कह सकते हैं राइट का मतलब है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सेस, किसी चीज को हम एक्सेस करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि लोकल या और द इंडिजीनियस रिसोर्सेज को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि कम्युनिटी मेंबर्स के सारे रिसोर्सेज होते हैं तो वो उसको एक्सेस कर सके। तीसरी हम लोग बात कर सकते हैं इक्विटी और द इक्वालिटी की हम लोग बात कर सकते हैं, फेयरनेस की हम लोग बात कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स। इसके अलावा प्रिंसिपल्स पे अगर हम लोग बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जो मेनली 4 और 5 बेसिक प्रिंसिपल निकल के आ सकते हैं। तो एक पहला प्रिंसिपल जैसे निकल करके आ सकता है कि नॉलेज बेस्ड एक्शन। नॉलेज बेस्ड एक्शन का मतलब है कि जब हम सामाजिक नियोजन चीज को अपनाते हैं या प्रक्रिया को अपनाते हैं या प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगी? एज ए स्टूडेंट ऑफ द सोशल वर्कर, या कह सकते हैं कि एज स्टूडेंट ऑफ द सोशल वर्क और द रिसर्च, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी चीज को कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए बहुत जरूरी है पहले हम डेटा या फैक्ट्स हम लेकर के आए। इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज होनी चाहिए वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, डेटा बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए और सोल्यूशन बेस्ड होनी चाहिए। तो नॉलेज बेस्ड एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल प्लानिंग। सेकेंड प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। पीपल पार्टिसिपेशन इट मीन दैट कि प्रमोट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द, कह सकते हैं कि ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स, ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स विद द मोटिवेशन, एक्शन एंड कंट्रोल एंड द पावर। बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ में उनमें मोटिवेशन भी रहे, लोगों में कार्य करने की क्षमता भी रहे, और काम करने की सारी की चीजें क्या चाहिए, वो कंट्रोल होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए।
ठीक है, तो एक इस तरीके से भी हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि इंक्लूड द ऑल थिंग्स। इंक्लूड द ऑल थिंग्स का यहाँ मतलब है कि इंक्लूड द इंटरेस्टेड पर्संस। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को लेकर के मैंने प्लानिंग काम करना शुरू कर दिया। जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड पीपुल हैं या मेंबर्स हैं, उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके साथ एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि टू डेवलप द सम कैपेसिटी, टू डेवलप द कह सकते हैं कि सम लीडरशिप, टू डेवलप द डिसीजन मेकिंग पावर, या टू इम्प्लीमेंट द डेमोक्रेटिक वेज। ये सारे के सारे प्रिंसिपल जो हमारे हैं वो एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम सोशल प्लानिंग के कंटेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब है कि रिकॉग्नाइज द नीड्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल इन द कंटेक्स्ट, इन द कॉम्प्रिहेंसिव कंटेक्स्ट। कि मतलब जो भी हम सारे के सारे काम कर रहे हैं, एक तो वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेक्स्ट हो, होलिस्टिक हो, कह सकते हैं कि कम लोगों के लिए ना हो, उसको कहीं ना कहीं बाहर भी उसका एक्सपेंशन किया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बेनिफिटेड हो सके। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि नियोजन करते समय कि हमको जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए। चौथी और नेक्स्ट एक अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं प्रोसेस्ड बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड का मतलब इट इज अ प्रोसेस, प्रक्रिया है ये, कि पहले स्टेप से लेकर के सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप, 4 स्टेप कम करें। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हम सोशल प्लानिंग को काम कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यूजेस द इफेक्टिव प्रोसीजर टू प्रोवाइड द विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव मीटिंग्स। कि लगातार हमको मीटिंग्स करते रहना चाहिए, एक सही तरीका हमको अपनाना चाहिए। एंड द इन्वॉल्व द पार्टिसिपेंट्स इन द ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कि सारे के सारे कम्युनिटी मेंबर्स को हमको उसमें सम्मिलित करना चाहिए कि ताकि सारे के सारे लोग। एंड डेवलप द प्रपोजल्स फॉर द पॉजिटिव चेंज। उन लोगों को जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि हमने बताया कि हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्व्स, तो अपनी सहायता करनी है, अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। तो सारी की सारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उनको शामिल करते हुए जो भी हम काम को शुरुआत करें, जिस काम को हम अंजाम दें, जरूरी है कि उसमें उनकी सहमति हो और वही सारा का सारा काम करें। इसलिए उस लक्ष्य की हम प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रिंसिपल हमारा हो सकता है। चौथा जो कह सकते हैं कि लास्ट अगर इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग बात कर सकते हैं नीड ऑफ द सोशल प्लानिंग। देखिए, नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? खास बात है नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो एक नियोजन की आवश्यकता के बेसिकली कारण क्या है कि कम्युनिटी की वेलबींग को इम्प्रूव करना है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। ये हमेशा हर एक सोसाइटी का बेसिकली पर्पज ये रहता है कि हर लोगों की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम इंप्रूव करे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके और लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो एक तो पहली चीज अगर हम नीड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत जरूरी ये है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एक ये बेसिक एसेंशियल्स है इसका, है कि टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ द रूलिंग पार्टी। एक ये भी हो सकता है कि जो सरकार, चाहे वो स्टेट मतलब चाहे वो प्रोविंस की हम बात करें, चाहे जो सेंट्रल लेवल की बात करें, तो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो रूलिंग पावर कह सकते हैं पार्टी होती है, उसका अपना कोई मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो में हर एक आदमी काम करे। जैसे आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की सरकार बनी तो मैनिफेस्टो सब लोग को लैपटॉप फ्री बांटा जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि इस जो प्रेजेंट सिनारियो अगर आप देखेंगे, जो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसे स्थिति में सबसे कहा जा रहा है कि हर एक जो है राज्य अपने हिसाब से जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है, कर पा रहा है, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर पा रहा है। तो एक मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंगली और थोड़ा सा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल अकाउंटेबिलिटी के थ्रू भी हम सारे के सारे काम करते हैं। तो एक ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा, एक इम्पॉर्टेंट इसकी एक नेसेसिटीज है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जो हमारे संविधान ने दे रखा है। अब संविधान की अगर बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी, हमारे मौलिक अधिकार में क्या व्यवस्था दी गई है और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या व्यवस्था दी गई। मौलिक अधिकार में अगर हम लोग बात करें, जैसे आर्टिकल 21 कंपल्सरी फ्री एजुकेशन की बात करता है, तो कंपल्सरी फ्री एजुकेशन के पीछे आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था। फिर इसके बाद आरटीई बना, आरटीई बनने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, या कह सकते हैं लाइफ टू सर्वाइवल की अगर हम लोग बात कर ले, डीपीएसपी की हम लोग बात करें, कहा जाए कि इक्वल पे फॉर द इक्वल की बात कर ले, या वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो दीज आर द कह सकते हैं जो आर द ऑब्लिगेशंस इन्फ्लुएंस्ड और डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये संविधान हमको एक आधार देता है जहां से हम इस चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे हम क्या काम कर सकते हैं कि इकोनॉमी को ट्यून्ड करने के लिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली द एम ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग और द इकोनॉमिक पॉलिसी और द सोशल प्लानिंग और द सोशल पॉलिसी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। तो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ द लाइफ के इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक के साथ में होना चाहिए कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो सामाजिक स्थिति बेहतर करने के लिए हमको अच्छा खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, ये सारी की सारी चीजें हमको मिलनी चाहिए, तो तभी हमारा सामाजिक स्तर बेहतर हो सकता है। तो एक ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इकोनॉमी को ट्यून करने के लिए हम इसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो देयर आर द 3 and 4 बेसिक नेसेसिटीज और द एसेंशियल्स फॉर द सोशल प्लानिंग। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 या 5 पॉइंट्स में मैंने आपको सामाजिक नियोजन का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, क्योंकि समय ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। एक नटसेल में अगर हम लोग बात करें तो एक आपको कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस की मैंने आपसे बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ऑब्जेक्टिव्स की बात की, प्रिंसिपल्स की आपसे बात की, और जो उसकी नीड ऑफ द सोशल प्लानिंग की बात की। और इसके बारे में जो भी सारी जो प्रोसेस वगैरह होगी, या जो कह सकते हैं कि इसका जो डिटेल्स होगा, मैं कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, आपको कंटेंट इसको आपको मेल कर दूंगा। तो मैं यहीं पे अपना लेक्चर एंड करता हूँ। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, सब लोगों ने सुना होगा। कुल 33 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ मोर देन 70 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर्स खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई चीज जानना चाहते हो, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट के बाद हो सकता है मीटिंग एंड हो जाए, मगर फिर भी मेरी जो प्रेजेंट मीटिंग आईडी है उसको डाल करके आप दूसरे भी क्वेश्चंस हम लोग फिर से रिज्वाइन कर लेंगे और पूछ सकते हैं।